जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम फिर एक बार से लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। और ये दोस्तों एक चैप्टर के क्वेश्चन है जिसका नाम है जल संसाधन सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। उससे जितने भी प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं, चाहे स्टेट PCS हो, चाहे UPSC हो, चाहे IAS हो और BPSC हो, MPSC हो, चाहे CDS हो, सभी परीक्षा में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आज आपके सामने मैं सभी को कराने वाला हूं। तो दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहिए और प्रश्न को देखते जाइए। दोस्तों हमें जो प्रश्न पूछे हैं उनको याद करना है, ना कि हमें इन कूटों को याद करना है, हमें इन प्रश्नों को देखना है। पहला प्रश्न हमारा जलाशय और राज्यों से संबंधित। उसमें पूछा है इसमें कितने युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कितने युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें कितने युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन तो इसमें C होगा, केवल 3 युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। पर हमें ये याद रखना है कौन सा जलाशय कौन से राज्य में स्थित है, यानी कि कौन सा राज्य में स्थित है। तो ये घाटप्रभा जो है जलाशय, यानी घाटप्रभा जो झील है वो घाटप्रभा नदी पर कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हमें ये याद रखना है दोस्तों, याद रहेगा आपको, कर्नाटक में स्थित है घाटप्रभा, कर्नाटक में स्थित है घाटप्रभा। अगला है गांधी सागर। गांधी सागर ये कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर भी, ये गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? गांधी सागर मध्य प्रदेश में। तो ये वाला तो इसमें सुमेलित है, ये वाला इसमें सुमेलित। इंदिरा सागर ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखना, इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर भी मध्य प्रदेश में, दोनों मध्य प्रदेश में। अगला है मैथौन। मैथौन, ये मैथौन कहाँ स्थित है? ये बराकर नदी झारखंड में स्थित है। याद रहेगा दोस्तों, झारखंड में स्थित है। नदी का नाम बता दूं तो नदी का नाम है बराकर नदी। दोस्तों इन्हें याद करते चलना है, हमें इन कूटों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमें परीक्षा में ये प्रश्न दोबारा ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा, पर इनसे पूछ लिया जाएगा। और ये IAS 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो याद रहेगा मैथौन झारखंड में बराकर नदी में है, ना कि छत्तीसगढ़ में। और ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तेलंगाना में नहीं है। तो केवल एक सही है और 3 असुमेलित हैं। तो ऑप्शन इसका C होगा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हो गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमसे वो पूछा है। तो दोस्तों हुंड्रू प्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर एकदम स्थित है। दोस्तों मैंने जलप्रपात की और जितने भी परियोजना हैं, भारत की पूरी परियोजना जो महत्वपूर्ण है, उन सभी की मैंने एक क्लास पहले से ऑलरेडी करा दी है। आप उसे देख लीजिए, आपको पूरी जितने भी परियोजनाएं आपको सब, और उनमें प्राप्त लाभ जो राज्य प्राप्त करने वाले उनको, और गंगा नदी मतलब यानी कि सारी नदियां पूरी उसमें क्लियर हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। अगली है चचाई प्रपात। जो चचाई प्रपात है वो बिहड़ नदी पर है, बिहड़ नदी पर, याद रहेगा चचाई प्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ये तो आप सभी ने खूब अच्छे से पता होगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की और बात करें तो इस पर कपिल धारा है, ये भी इसी पर है। अगला है बूढ़ी घाघ प्रपात। बूढ़ा घाघ प्रपात ये बूढ़ी नदी पर है। बूढ़ा घाघ प्रपात बूढ़ी नदी पर है, बूढ़ी नदी पर है, यानी कि ना कि कांची नदी पर। याद रहेगा बूढ़ा से बूढ़ी नदी, ऐसे याद करें ना, बूढ़ा से बूढ़ी नदी। तो ये वाला इसमें सुमेलित नहीं है, तो आंसर ये वाला होगा। दोस्तों अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कृषि में फर्टिगेशन। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं, यानी कि जो कृषि में फर्टिगेशन है उनके क्या लाभ हैं, उनके क्या लाभ हैं। ये 4 इनके ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं उनमें क्या लाभ है। पहला है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। फर्टिगेशन से जो सिंचाई है उसकी क्षारीयता पर का नियंत्रण संभव है। तो ये कथन एकदम सही है इसमें। अगला है रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फास्फेट उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। इससे ये वाला कथन गलत है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव नहीं है। तो इसलिए ये वाला तो इसमें गलत होगा। अगला है पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। ये पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, इसमें ये वाला कथन सही है। अगला है रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी का संभव। जो रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है, तो इसमें ये वाला कथन क्या है, ये वाला इसमें कथन सही है। तो इसमें दोस्तों 3 कथन सही है, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन क्या है इस प्रकार, ऑप्शन C इसमें राइट होगा। दोस्तों एक बार फिर इनको कथनों को गौर से देख लीजिए। फर्टिगेशन के संबंध में इनके लाभ पूछे हुए हैं। लाभ है
सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, रासायनिक पोषकों के निश्चलन में कमी संभव। तो ये इसके लाभ हो गए। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा चंबल नहर सिंचाई परियोजना से संबंधित है। आप सभी को पता है चंबल नहर परियोजना, ये चंबल नहर परियोजना है, ये किससे संबंधित? तो आपको पता है चंबल नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी सहायक नदी है? यमुना नदी की। तो ये यमुना के बेसिन से संबंधित होगी। जब ये चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है तो यमुना नदी बेसिन में आएगी। किस में आएगी? यमुना नदी बेसिन में आएगी। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। और ये MPPCS प्री 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है हमारा जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर स्थित है। याद रहेगा, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये चंबल नदी पर है, याद रखना दोस्तों। और ये भी MP प्री 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला है हमारा अलियार, ईसापुर, कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ये इनमें क्या समानता है? तो ये दोस्तों ये एक प्रकार के जल भंडारक हैं, यानी कि ये जल से कोई इसमें झील है या कोई कच्छ है, ये झील है और ये झील है। तो इस प्रकार ये जल के भंडारक हैं। तालाब झील, ये तालाब झील है, तो ये जल भंडारक है। याद रहेगा, अलियावार, ईसापुर, कंसावती है, इनमें क्या समानता है? तो ये जल भंडारक हैं। ये भी IAS 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकता है? जो बालू खनन है उसके कौन संभावित खनन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तो इसमें हो सकता है कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो कौन से हो सकते हैं? तो नदी की लवणता में कमी। जब नदी की लवणता में कमी होगी तो इसका बालू खनन से कोई संभव नहीं है। भौम जल का प्रदूषण, तो ये इसमें बालू के खनन से संबंधित है। अगर बालू का खनन होगा तो भौम जल का प्रदूषण होगा। जो बालू खोदेंगे तो उसमें जो भूमिगत जल है उसमें प्रदूषण बढ़ेगा। और भौम जल स्तर का नीचे चला जाना, और ये भी इसमें भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। तो इसमें ये दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन भी इसमें राइट होगा, केवल 2 और 3। यह भी प्रश्न IAS 2018 में पूछा हुआ है। याद रखना, भौम जल का प्रदूषण, भौम जल स्तर के नीचे चले जाना, ये बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं, नदी तल से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये भी हमारे कथन से संबंधित है। दोस्तों हमें कूट पर ध्यान नहीं देना है, हमें इन कथनों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये कथन ही हमारी परीक्षा में फिर से पूछे जाएंगे। और ये भी प्रश्न IAS 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ है। प्रश्न है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? कृषि जल संरक्षण में कौन सहायता कर सकती है? तो कौन कौन कर सकती है? भूमि की कम या शून्य जुताई, भूमि की कम या शून्य जुताई, तो इसमें ये सही होगा। अगर दोस्तों आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आपका पता होगा भूमि की जुताई कम करने से या बिल्कुल जुताई नहीं करने से उससे मिट्टी में जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अगला है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करने से तो उसकी अम्लीयता या लवणता में हानि होगी। अगला है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। जो फसल का अवशेष है उसको खेत में ही रहने देना, तो ये भी इसमें हो जाएगा जल संरक्षण में, ये भी एक कारण है। तो इसमें ये पहला और तीसरा कारण है, भूमि की कम या शून्य जुताई और फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। दोस्तों इसमें पहला और तीसरा कूट सही हो जाएगा। इसके कूट देख लेते हैं आगे चल के। इसके कूट दे रखे हैं, तो मैंने बताया आपको पहला और तीसरा उसमें कथन सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी राइट होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न IAS 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सही सुमेलित है? कौन कौन से युग्म सही सुमेलित दे रखे हैं? तो आपको बता दें इडुक्की ये एक प्रकार का बांध है, यानी कि ये जल विद्युत परियोजना है, ना कि तापीय शक्ति गृह। क्या है ये? जल विद्युत परियोजना। याद रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ जल विद्युत परियोजना। याद कर लेना दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, ना कि तापीय शक्ति गृह, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा।
अगली है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, ये सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, तो एकदम सही है। अगला है घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, तो ये भी सही है, ये घाट प्रवाह एक सिंचाई परियोजना है। अगली है रामगंगा, रामगंगा क्या है, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये भी सही है। इसमें 2 और 3 और 4 सही है, 2 और 3 4 सही है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आंसर। दोस्तों हमें इनको देखना है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, ना कि तापीय शक्तिगृह। सबरीगिरी ये भी जल विद्युत परियोजना है। रामगंगा ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, और घाट प्रवाह ये एक सिंचाई परियोजना है। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन ठीक होगा। और ये भी प्रश्न IAS 1996 UPPSC प्री 2017 में प्रश्न आया हुआ है, रिपीट हुआ है 2 बार, इसको अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 60-62 BPSC 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इनमें से किस में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो होती है त्रिवेणी नहर से। किससे होती है? त्रिवेणी नहर से। ये ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, ये और पूर्वी यमुना नहर, ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचाती हैं, और त्रिवेणी नहर ये बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। याद रहेगा, त्रिवेणी नहर बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का या के लाभ है? यानी कि जो सिंचाई की जो ड्रिप पद्धति है या बूंद बूंद सिंचाई है, उससे में क्या लाभ है, उसमें हमें क्या लाभ है? तो क्या लाभ है? खरपतवार में कमी, तो एकदम सही बात है। अगर ये बूंद बूंद पानी लगेगा तो ये सूखा क्षेत्र में यहाँ पर खरपतवार नहीं होंगे, खरपतवार नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो इसमें खरपतवार में कमी आएगी। अगला है मृदा लवणता में कमी, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। मृदा की लवणता में कमी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर लगातार उसे धूप मिलती रहेगी, पानी और धूप संग नहीं मिलेंगे, लगातार धूप मिलती रहेगी जगह जगह, तो ये लवणता में कमी नहीं आएगी। अगला है मृदा अपरदन में कमी, तो ये भी कथन सही है, कथन सही है। जब दोस्तों पानी नहीं लगेगा उसे, तो मृदा का अपरदन नहीं होगा। जब बूंद बूंद लगेगी तो पेड़ पर ही तो पानी लगेगा, तो इससे क्या होगा? बूंद बूंद पानी गिरेगा तो उससे कोई मृदा अपरदन नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन से लाभ हो गए? खरपतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी। तो दोस्तों 1 और 3 कथन इसमें सही है। मृदा की लवणता में इसमें कमी नहीं आएगी, ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। आपको ऑप्शन से मतलब नहीं रखना है, आपको इस प्रश्न को देखना है, इसमें से क्या सही है क्या गलत है। आपको इन्हें याद करने की कोशिश करना है और समझने की कोशिश करना है। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न IAS 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ है। हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? यानी कि नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है? तो आपने बार बार पढ़ा होगा, ये सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है, याद कर लेना दोस्तों। ये प्रश्न UPPCS परीक्षा प्री 2016 में आया हुआ है। अगला आ गया हमारा कथन और कारण से संबंधित। कथन कारण से संबंधित आ गया तो पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो दक्षिण भारत है, जैसे कि तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो तालाबों से होती है। किससे होती है? तालाबों से। जब बारिश का मौसम आता है तो नदी और नाले और तालाबों में पानी भर लिया जाता है, उनसे इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिंचाई तालाबों से होती है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत जो पठारी भाग है तो उसमें पानी बहुत नीचे के क्षेत्र में पाया जाता है, तो वहाँ पर ये तालाब से होती है। अगला है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। ये भी हम दोस्तों जब हम भारतीय अफवाह तंत्र कर रहे थे तो हम उसमें भी देख चुके हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। तो ये भी कथन क्या है? सही है। इसमें से पूछा है, निम्नलिखित कूटों के आधार पर क्या सही है? तो क्या सही होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, एकदम ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला इसमें सही हो जाएगा। और ये प्रश्न UP लोअर सब प्री 2015 में पूछा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा फिर आगे हमारा नहर और प्रोजेक्ट से संबंधित। अगला है हमारा मिदनापुर नहर। प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों हमें ये गौर देना है, इसमें से क्या हमसे पूछा हुआ है, तो इसमें से हमें गलत कथन पूछा हुआ है। तो मिदनापुर नहर, तो ये कंसावती नदी, कसई नदी पर ही है, सही है, एकदम सही है।
मिदनापुर नहर ये कंसावती नहर पर ही है, याद रहेगा दोस्तों एकदम। अगला है तवा प्रोजेक्ट। तवा प्रोजेक्ट ये भी कृष्णा नदी पर ही है, याद रहेगा, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है। अगला है मैट्यूर डैम। मैट्यूर डैम तो ये कावेरी नदी पर है, मैट्यूर डैम कावेरी नदी पर है। सॉरी दोस्तों, याद रखना ये तवा परियोजना है, ये तवा प्रोजेक्ट, ये तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है। किस पर है? तवा नदी पर, तवा नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर। ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर, तो ये वाला इसमें गलत होगा। आंसर तो इसमें यही वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। मैट्यूर डैम ये भी कावेरी नदी पर है। उकाई प्रोजेक्ट ये भी ताप्ती नदी पर है। पर याद रखना तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर, ना कि कृष्णा नदी पर, याद रहेगा, याद रहेगा दोस्तों। ये भी यूपी लोअर सब प्री 2015 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में क्या लाभ है? करने से क्या लाभ है, यानी कि जो एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम है उसके लाभ क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। 4 कथन दे रखे हैं इसमें। पहला है मृदा के बह जाने की रोकथाम, तो बिल्कुल सही है, ये इसने लक्ष्य रखा है, मृदा के बह जाने की रोकथाम। अगला है देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। दोस्तों ये कथन तो आपको देखकर ही गलत लगा होगा। जो भारत की 12मासी नदियाँ हैं वो हिमालयी नदियाँ हैं, और जो भारत की मौसमी नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो मौसमी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वो वहाँ पर जो 12मासी नदियों का है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का, तो वो नीचा क्षेत्र है। गंगा का जो नदी बेसिन है या गंगा का मैदान है वो निचला है, और मौसमी नदियाँ पठारी नदियों से होकर बैठी हैं। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो ये इसका लक्ष्य नहीं है। अगला है वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर को पुनर्भरण, तो ये भी इसका लक्ष्य है, यानी कि ये। अगला है प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, तो ये भी इसका लक्ष्य है। तो इसमें 1, 3, 4 ये इसके लाभ हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1, 3, 4, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, 1, 3, 4। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाली योजना से संबंधित। कौन सा है? हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना आपको सबको पता होगा, ये जल प्रबंधन से संबंधित है। जब जल प्रबंधन अच्छा होगा तभी तो हरियाली आएगी, तो ये जल प्रबंधन से संबंधित है, और ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन से कथन सही है? कौन कौन से सही है? तो मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई का मतलब है कम पानी लगना। तो इसमें क्या होगा? मृदा से उर्वरक के जो पोषक हानि कम की जा सकती है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। जिस मृदा में पानी अधिक लगता है, तो उसके उर्वरक और पोषक की हानि होती है, यानी कि वो उनका निच्छालन हो जाता है। अधिक ताप से और अधिक पानी से क्या होता है? इनमें जो मृदा के पोषक तत्व हैं उनका निच्छालन हो जाता है। याद रखना, ताप और पानी से उनका क्या होता है? निच्छालन हो जाता है, यानी कि लगातार सूर्य का प्रकाश पड़ने पर और ज़्यादा पानी लगातार भरे रहने से उसके उर्वरक और पोषक हानि होती है। तो जब सूक्ष्म सिंचाई होगी तो ये मृदा में उर्वरक और पोषक है उनमें कमी की जा सकती है, तो एकदम सही हो जाएगा ये। अगला है यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। जो वर्षा के अधीन है, यानी कि जो वर्षा पर निर्भर है, यहाँ पर वर्षा होती है, वहाँ पर ये सिंचाई का एकमात्र साधन है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे बात करें उत्तर भारत की, जैसे गंगा नदी का बेसिन है, ऐसे उत्तर प्रदेश से बिहार, तो यहाँ पर क्या होता है? वर्षा से भी खेती होती है, फिर उसके बाद वर्षा नहीं होने पर तो वहाँ पर नलकूपों से सिंचाई की जाती है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि वहाँ पर सूक्ष्म सिंचाई होती है, तो गलत हो जाएगा ये। अगला है इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। एकदम सही है। अगर जहाँ पर सिंचाई अधिक होती है, यहाँ पर भूमि जल से सिंचाई होती है, अगर वहाँ पर सूक्ष्म सिंचाई की जाए तो वहाँ पर जो भूमि जल स्तर है उसको रोका जा सकता है। एकदम सही है। जब ज़मीन से कम पानी निकलेगा या भूमि से कम पानी निकलेगा तो उसके जल स्तर को रोका जा सकता है, तो ये कथन सही हो जाएगा। इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहला और तीसरा, तो कौन सा कथन राइट होगा? तो इसमें
केवल 1 और 3 राइट होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ये भी प्रश्न IAS 2011 की परीक्षा में पूछा हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न यहाँ तक पूरे हो गए। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, देखेंगे ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। हम प्रीवियस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे इस चैप्टर में जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के जो पिछली बार की परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे हुए वो मैंने इसमें करा दिए। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं अभ्यास के लिए, तो वो मैं उनकी क्लास प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज के नाम से करा रहा हूँ, जिसमें मैं भूगोल की कुछ क्लास करा चुका हूँ, जिसमें गंगा नदी तंत्र चल रहा है। अभी गंगा नदी तंत्र पूरा होने वाला है, उसके बाद अगला चैप्टर कराएंगे। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।